उस सीढ़ी पे रीजनिंग का क्लास चल रहा था। बच्चा हम नीचे उतर रहे थे, बच्चा से कुछ जगह नहीं मिला था तो सीढ़िए पे बैठल था। तो हमको लगा कि वो आगे में आ गया बच्चा, तो थोड़ा सा जो पैर काटे उसी में पैर गलत जगह पड़ गया। अब पड़ गया तो पलटना समझते हो ना, वही हो गया। हम्म, क्या बोल रहे हैं? ये मालिश करने से थोड़ा ठीक हो, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। छोटा मोटा दर्द को चला, कोनो दर्द है, एक दो दिन रहेगा, फिर हेयर फ्रैक्चर ऐसे भी अपने जुट जाता है। क्लास बंद नहीं होगा। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर चेंज किया है? फिर कैसे करेगा? उतना सारा बैच है, सब में चेंज करना हो। ज्यादा दिक्कत है तो काट के कर दूं, और नहीं हो जाएगा तो रहने दो, हो जाएगा ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अगला चैप्टर, जेकर नाम है गैसियस लॉ। काम कहाँ करता है? देखो, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर। वन इज प्रेशर, एक वॉल्यूम, और दूसरा क्या? टेम्परेचर। जैसे अभी हमको आप दबाइएगा तो मेरा प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? और वॉल्यूम घट रहा है ना। अभी हमको दबाइएगा इससे तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? आयतन घट रहा है ना। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाइएगा, अणुओं के बीच टकराव उतना ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों में अलग अलग संबंध है। किसमें किसमें? प्रेशर में, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। पी भी और टी, क्या संबंध है? अगर इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट। ठीक है, यहां हम लोग लिखते हैं पी पीवीटी बीसीजी, पीवीटी पी सी जी। बी बोले तो बॉयल्स, बॉयल्स लॉ। सी बोले तो चार्ल्स लॉ, गेलुसाक लॉ। पीवीटी पीसीजी। ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर के साथ किसी का भी संबंध होगा तो वो सीधा होगा, क्योंकि कोई भी चीज गर्मा के सीधा होता है कि टेढ़ा होता है? तो टेम्परेचर के साथ किसी का भी संबंध होगा तो क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? पी और भी के साथ टेम्परेचर नहीं रहेगा तो उल्टा रिलेशन। तो बताओ, इस सीधा रिलेशन होगा कि उल्टा? उल्टा रिलेशन होगा। जब पी और भी में संबंध होगा, टी का मान क्या होगा? कांस्टेंट। और भी और टी में संबंध होगा तो क्या कांस्टेंट होगा? पी कांस्टेंट होगा। और पी और टी में संबंध होगा तो क्या संबंध होगा? भी कांस्टेंट होगा। बोलो, एक चीज का ध्यान रखना,
अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इसका फॉर्मूला होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। और अगर हम लिखते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ये फॉर्मूला होता है A1 बट्टा A2 बराबर B2 बट्टा B1। समझ में आ रहा है? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। ये कैसे आता है वो भी देख लो। A समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, फिर A2 लिखेंगे तो K B2 होगा, आप दोनों को भाग दे देते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 हो जाएगा। बोलो, यहां पर हम लिख सकते हैं A बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट आएगा K बाई B। इसको A1 इसको B1 मान लेते, A2 बराबर K बट्टा क्या हो जाएगा B2। ये दोनों को भाग दे देंगे तो ये K कट जाएगा, तो ये हो जाएगा B2 बट्टा B1। बोलिए, यानी A1 बट्टा A2 बराबर B2 बट्टा B1। होगा कि नहीं होगा? हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर K बाई B। इसको इधर लाएंगे, ए बी बराबर के लिख सकते हैं। अरे बी इधर जाएगा तो ए बी बराबर के होगा। इसको हम लिख सकते हैं A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर A3 B3 बराबर के। इसी को लिखेंगे, इधर आएगा तो A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर A3 B3 बराबर क्या हो जाएगा के। बोलो, अब ध्यान से समझना। अगर यहां ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन T इज कांस्टेंट इज द बॉयल्स लॉ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो, बॉयल्स लॉ को P is inversely proportional to V when T is constant, इसको इधर लाएंगे या इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। नहीं समझे? P बराबर K बाई V लिख सकते हैं when T is constant, when T is constant। इधर आएगा PV बराबर क्या हो जाएगा K, या इसको हम इससे लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर के। यहां से हम इसको लिखेंगे P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1 हो जाएगा। ये बात तो हम यहां से डायरेक्टो लिख सकते थे, उल्टा रहेगा तो 1/2 2/1। बोलो ना रे। अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। बता आयतन बराबर क्या हो जाएगा? m बाय रो होगा। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, P बराबर होता है K बाई V। K अब V के जगह पर m बाय रो होगा। अरे V के जगह पर m बाय रो होगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो बता क्या हो जाएगा? P बराबर K रो बटा m हो जाएगा। K कांस्टेंट है और m तो कभी नहीं बदलता, ये भी कांस्टेंट है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आराम से धीरे धीरे। फिर हम इधर चलते हैं, कौन लॉ की ओर? इसको बताओ, लिख सकते हैं V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2 व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। बोलो,
इसको लिख सकते हैं P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2 व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखो क्या किया हम, बढ़िया समझो। हमने कहा P भी T B C G, ठीक है। यानी P और V में संबंध होगा तो कौन लॉ? बॉयल्स लॉ। V और T में संबंध होगा चार्ल्स लॉ। अब P और T में संबंध होगा गेलुसाक। सही है। और हमने कहा कि अगर P और V टेम्परेचर के साथ जिसका भी संबंध होगा डायरेक्टली होगा, और टेम्परेचर नहीं होगा तो इनवर्सली होगा। इसको हम लिख सकते हैं यहां से बॉयल्स लॉ अगर हम चलते हैं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। P बराबर क्या हो जाएगा? K बाई V। E इधर आएगा, PV बराबर क्या हो जाएगा? K। तो ये हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K। इसको हम लिख सकते हैं P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1 है। यहाँ रो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। यहां से वॉल्यूम का मान मास बाय डेंसिटी रखेंगे, ई डेंसिटी ऊपर चल जाएगा। P बराबर K रो बाय M, K भी कांस्टेंट M भी कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रो। बोलो एक बार फिर देखो। एक्चुअल में ये प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। P भी T B C G। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें, P is inversely proportional to V when temperature is constant. बोलो। चार्ल्स लॉ, V is directly proportional to T when pressure is constant. ये हो जाएगा P is directly proportional to T when volume is constant. इसको तो डायरेक्ट लिखेंगे हम V1 बट्टा V2 T1 बट्टा T2 है। इसको लिखेंगे P1 बट्टा P2 T1 बट्टा T2। इसको लिखेंगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसको लिखेंगे P बराबर K बाय, समानुपाती से हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, K बाय V। इसको लिखेंगे PV बराबर कांस्टेंट P1 V1 बराबर P2 V2। इसको लिखेंगे P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1। बोलो। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। अब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, P बराबर होता है K बाय V ना। V के जगह पर हम लेंगे M बाय रो। K M, V के जगह पर क्या लेंगे? अरे V के जगह पर क्या लेंगे? M बाय रो ना। P बराबर हो जाएगा K रो बटा M। K कांस्टेंट, M कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। हम ये कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ, एक तो बॉयल्स लॉ दूगो हो गया, एक अगर ताप नियत रहे तो दाब घनत्व के समानुपाती, और दूसरा लॉ हो गया अगर ताप नियत रहे तो दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ही इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बोलो रे। अरे इधर इधर नहीं लिख सकते? हाँ कि ना। इसके बाद एक है एवोगाड्रो का नियम। किसका नियम? एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ कहता है कि गैसों का जो आयतन होगा वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। कब? जब सारा कुछ नियत रहे। गैस का जो आयतन होगा, अच्छा बताओ, गैस अगर कोई सिलेंडर में है तो आयतन ज्यादा होगा तो अणुओं की संख्या ज्यादा की कम? वही तो एक और है। इसको कौन नियम कहते हैं? एवोगाड्रो का नियम। अब एक बात बताइए,
आदर्श गैस समीकरण किसको कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण होता है बॉयल्स लॉ, बताओ क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। बोलो। चार्ल्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बोलो। एवोगाड्रो लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तीनों लॉ को मिला दो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और N ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा, P बट्टा T इंटू N। P नीचे ना आएगा, और T और N, T और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है कि गलत? इसको इधर ले आओ। समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, यहां कांस्टेंट आता है पी भी बराबर आर, कांस्टेंट आता है आर टी एन। इसी को हम लोग लिखते हैं एन अणुओं की संख्या है। बताओ, इसी को लिख सकते हैं पी भी बराबर एन आर टी, एन आर टी। और अगर एन का मान 1 रहे, आर गैस नियतांक है। आर क्या है? जिसका वैल्यू होता है 831 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर एन का मान 1 रहे, एन का मान अगर 1 रहे, तो पी भी बराबर हो जाएगा आर टी। एन का मान वो अगर 1 रहे तो पी भी बराबर क्या हो जाएगा? आर टी। चलो एक बार और देखो, लास्ट चांस दिखाते हैं, बढ़िया से देखना। पी भी टी बी सी जी, सही है। यहां हो जाएगा बॉयल्स लॉ, P is inversely proportional to V, temperature is constant। P1 V1, P1 V1 बराबर P2, P2 V2 बराबर P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1। यहां से डेंसिटी बराबर होगा मास बाय वॉल्यूम। द P is directly proportional to rho when temperature is constant। यही निकल के आता है। ये आ जाता है P is directly proportional to T when volume is constant। यहां से हो जाएगा P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2। यहां से आएगा चार्ल्स लॉ, V is directly proportional to T when pressure is constant। ये हो जाएगा V1 बट्टा V2 T1 बट्टा T2। बोलो। एवोगाड्रो का नियम क्या है? V is directly proportional to N जब सब कुछ क्या रहे? नियत रहे। तो एगो बॉयल्स लॉ क्या है? V is inversely proportional to P न रे, और चार्ल्स लॉ है V is inversely proportional to T। बोलो, ये किसका नियम है? एवोगाड्रो का, बॉयल्स का, और ये किसका? चार्ल्स का। तीनों का मिला के लिखेंगे तो V is directly proportional to T और N ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा, तो P भी बराबर हो जाएगा T इंटू N। समानुपाती ना, कितना हो जाएगा? P भी बराबर एन आर टी लिख दें। आर का वैल्यू होता है 831 जूल पर मोल पर केल्विन। एन का मान 1 लोगे तो क्या हो जाएगा? P भी बराबर आर टी। इसी को कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। इस समीकरण को क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। है तुम लोग इतना टेंशन में? हाँ, हमको चोट लगने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वो चीज है दोस्त, एक बात हमेशा जीवन में याद रखना कि जो
जिंदगी में तुम्हारे लिए खड़ा हो ना, कभी उसका मजाक मत बनाना। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में मेरे ऊपर हंस दिया या तुम मजाकिया स्टाइल में हमको कुछ बोल दिया। आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि तुम्हारे बोल देने से मेरा कुछ होना नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात हुई नहीं है। लेकिन हमेशा ही ध्यान रखना है, कुछ लोगों का तो जरूर जीवन में रिस्पेक्ट करना, नहीं तो तुम रिस्पेक्ट के लायक समाज में बचोगे नहीं। मेरी तुम करो ना करो हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, करने वाले लोग जो होंगे वो करेंगे, जिनको नहीं करना होगा नहीं करेंगे, हम अपना कर्म करते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ लोगों का रिस्पेक्ट जरूर करना, नहीं तो तेरी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखना। और तेरे पास अभी कुछ है नहीं, इसलिए अपने आप को बनाने के लिए, समर्थ होने के लिए तुमको बहुत सीरियस होने की जरूरत है। तुम्हारे साथ क्या है, आजकल के युवाओं के साथ क्या है, उसका संस्कार बहुत दूर चला गया है। अभी भी जो हमसे बड़े हैं उनको अगर हम फोन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहले प्रणाम सर बोले तबे दूसरा बात बोले, जिनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। और लाइफ में सब कुछ इतना अनसीरियस नहीं होना चाहिए। आप लोग हर चीज को बहुत कम सीरियसली लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। कम से कम शिक्षा के मंदिर में तो। दोस्त दूसरी बात की, कोई भी अगर तुम्हारे लिए कुछ भी करता है तो कम से कम उसके प्रति ऑब्लाइज्ड रहो। अभी हम चाहते हैं तो मेरे लिए 2 दिन का छुट्टी लेना कौन बड़ा बात है, मेरे लिए एक आदेश पारित करना है कि आज की कक्षा नहीं होगी, खत्म, सब लोग चले जाएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है चलो पेन रिलीफ खा के ले सकते हैं तो ले लेते हैं। हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करते। सुबह में मेरी स्थिति ही नहीं थी उठने का, सुबह वाला क्लास नहीं ले पाए, 7 से 8 वाला, लेकिन अभी लगा पेन रिलीफ खाए, लगा ले लेते हैं ले लेते हैं। लेकिन कभी कभार लगता है यार किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पैसा चला एक लिमिट तक ही जरूरत होता है, एक लिमिट के बाद पैसा का जरूरत नहीं होता है। तुमको पैसा का जरूरत होगा, हमको नहीं है, क्योंकि हम अब क्या खरीदेंगे। इस पृथ्वी पर की लगभग सभी वस्तुएं हैं मेरे पास, अब हम पैसा से क्या खरीदेंगे। जमीन खरीद लेंगे और हम जाके गाय भैंस चरते रहेगा तो उससे हमको क्या लाभ है। और जरूरत की लगभग चीजें हैं, एक लिमिट जब आप क्रॉस कीजिएगा तो पैसे की जरूरत नहीं रहेगी। वहां तब जो प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है करने में, वही आपका धन है, वही आपकी संपत्ति है। आप लोग दोस्त मेरे थोड़ा सा लाइफ में ना, कुछ लोगों को तो बकस के ही चलो तो ज्यादा बेहतर है, कुछ लोगों के प्रति तो निष्ठा रखो ही रखो। बाकी तो 1 अरब जनसंख्या है, तुमको उसके लिए जो सोचा, और तुम समझो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है अभी और तुमको सब कुछ ग्रहण करना है, और वो सिर्फ और सिर्फ शालीनता में होगा, डिसिप्लिन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। कल ही लड़का आया मेरे पास, इसका 6,000 रुपया ड्यूज था, परसों भी आया मेरे पास, कल भी आया ही, सरसों भी आया था। हम इसको 2 दिन लौटा दिए, बोला सर 2,000 रुपया ही हम दे पाएंगे। 2,000 लेके बेचारा घूम रहा था। एक बार हमको मिला तरसों, हम बोले ना ना होगा, पैसा जमा करो, पूरा ड्यूज है जमा करो। बोला सर नहीं है। फिर हम चल दिए, फिर कल मिला, फिर परसों मिला, फिर कल ही मिला 2,000 रुपया लेके, उतनी ही शालीनता के साथ जिस शालीनता से 3 दिन पहले मिला था। इसको फिर हम 500 रुपया लौटा दिए 2,000 में भी। अब 1,500 ये बोले ले लो ही, मेरे तरफ से कुछ खा लेना, कुछ खरीद लेना। अब 1,500 रुपया में उसका हम बैच तोड़े ना था रे, 500 टका तोरा दिए ना लौटा के, खड़े हो जाओ स्टैंड अप। कितना दे रहा था तुम, 2,000 दिया था, हम तुमको 500 रुपया लौटा के दे दिए। तुम सोचो 6,000 ड्यूज था,
इसका बिहेव ऐसा था कि हम इसको बोले 500 और तुम रख लो, 1500 हम तो और कर देता। हमारे लिए दोस्त तू बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है ये हम नहीं जानते, ठीक ना, लेकिन मेरे लिए तू मेरे लिए रिस्पेक्टफुल भी है और हमेशा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में। बाकी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। चलिए इधर चलते हैं। बॉयल्स, चार्ल्स, गेलुसाक, एवोगाड्रो, ये 4 लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया। पढ़िए। अब ये आदर्श गैस समीकरण भी हमने पढ़ लिया। अब एक डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी पहले बॉयल्स देख लेते हैं। बॉयल्स सचाने का ये पी भी टी बी सी जी, यही ना है, अभी हमने आपको पढ़ाया है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यही ना है वो, पी भी टी, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोलो या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P बोलो, दोनों सेम है क्या अलग अलग? इस नियम के अनुसार नियत ताप पर, देखो बॉयल्स लॉ होगा तो नियत ताप, चार्ल्स लॉ होगा तो नियत दाब, गेलुसाक लॉ होगा तो नियत आयतन। किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का क्या होगा? किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती। या तो आप कहिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या कहिए B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। एक ही बात है कि अलग अलग बात है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या कांस्टेंट रहेगा? T। सही है, बोल। और नियत ताप पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, बोलो। तो इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3। इसको लिख सकते हैं V1 बटे V2 बराबर P2 बटे P1। तो यहां देखो ना, V2 इसको इधर लेके जाएंगे तो V2 बटे V1 हो जाएगा, या इसको इधर लेके आ जाओ तो V1 बटे V2, ई उधर चल जाएगा तो P2 बटे P1 होगा। फिर अगर कहता है नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के गुणनफल का क्या होगा, यानी PV बराबर नियतांक, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो हम ये कह सकते हैं नियत ताप पर दाब और आयतन का गुणनफल एक कांस्टेंट राशि होगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा घनत्व। तो देखो यहां से अगर हम निकालते हैं, अभी तुरंत निकालते, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा। कब? जब ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो बॉयल्स के नियमानुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब घनत्व के क्या होगा? समानुपाती। उसके बाद है दोस्त मेरे चार्ल्स का नियम। बता चार्ल्स का नियम क्या है? यही चार्ल्स है। यहां कौन कांस्टेंट होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जब P इज कांस्टेंट ना, इसको लिख सकते हैं हम V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2। बोलो। नियत दाब, नियत इस नियम के अनुसार PVT BCG, नियत दाब पर कि नियत ताप पर? नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन नियत दाब पर किसी निश्चित गैस के आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होगा। परम ताप के समानुपाती होता है। K कांस्टेंट है, V बराबर गैस का आयतन है, T गैस का तापमान है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, V बराबर KT है, V1 बटे V2 बराबर, तो बताओ ये क्रम लिख सकते हैं V बराबर KT। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। किसी गैस, आप बताओ 0 केल्विन या -273 डिग्री सी इस सबसे न्यूनतम तापमान है संसार का। बताइए आप -1 डिग्री सी पर पानी बर्फ बन जाता है, कितना डिग्री सी पर? -273 कितना होगा?
बहुत कम नहीं हो जाएगा, इस पर गैस भी जम जाता है, गैसों की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, अर्थात गैस ठोस बन जाता है। ठोस के अणु में गतिज ऊर्जा होगा? अरे ठोस के अणु गति करते हैं जो गतिज ऊर्जा होगा, ठोस के अणुओं में कोई गतिज ऊर्जा नहीं। यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, -1 पर पानी बर्फ बनता है, सोचो -273 होगा तो क्या होगा। इस पर गैसों की गति ऊर्जा 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? कहता है किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर तापमान पर 0 हो जाता है और गैस अनुगति करना क्या करते हैं? बंद करते हैं। गेलुसाक का नियम देखे तो यही है, इसको हम लिख सकते हैं P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2 न हो। कौन कांस्टेंट रहेगा? कौन कांस्टेंट रहेगा? P। इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर देख लो PVT PCG, तो बताओ नियत आयतन पर ना, किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप का क्या होगा? T is directly proportional to T when volume is constant। कहता है इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब, नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके तापमान का क्या होगा? समानुपाती होता है। P is directly proportional to T, T बराबर समानुपाती हटेगा तो K इंटू टी, P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2। एवोगाड्रो नियम क्या है? V is directly proportional to N ना, यानी गैस की का आयतन जितना ज्यादा होगा अणुओं की संख्या उतनी ज्यादा हो। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी पर किसी भी गैस का समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम 1811 ईस्वी में दिया गया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जहां N अणुओं की क्या है? संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसटीपी एनटीपी पर बता, पढ़ाए थे मोल कॉन्सेप्ट में, एक मोल का आयतन कितना लीटर? 22.4 लीटर। अब 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो नंबर बराबर फॉर्मूला 6.02 गैसों का दाब किससे नापते हैं? मैनोमीटर से। बताओ कम दाब पर गैस विद्युत का क्या होता है? सुचालक। अगर आप प्रेशर कम कर दीजिएगा तो गैस विद्युत का क्या है? सुचालक। और गैस का दाब किससे नापते हैं? मैनोमीटर से। अब डाल्टन का आंशिक दाब नियम देखो क्या है। अगर मान लो इस पर P1 P2 P3 दाब लगा, P4 दाब लगा, तो बता किसी वस्तु पर अगर अलग अलग दाब आंशिक रूप से लगा, थोड़ा थोड़ा, आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा, तो कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 जितना लगेगा, आंशिक दाब का योग कुल दाब के बराबर होगा। यही है डाल्टन का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। कहेगा आंशिक दाब का नियम, आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा दाब जो ही दिया गया वो कुल दाब के बराबर होगा। ये किसने दिया था? डाल्टन ने। क्यों गैस पर लागू होता है? CO प्लस H2 गैस पर। कौन गैस पर? कहता है यह नियम 1802 में जॉन डाल्टन ने दिया, इसलिए इसे डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहते हैं। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार गैसों के मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। डाल्टन का आंशिक दाब नियम किस पर लागू हुआ पहली बार? CO प्लस H2 गैस पर। गैसीय मिश्रण में सभी गैसों का आंशिक दाबों का कुल योग यानी P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 Pn, जितना तक जा सके। बता आदर्श गैस, आदर्श आदमी किसे कहते हैं? जो सभी नियमों का पालन करे कि कुछ नियमों को छोड़ दे। आदर्श गैस उसे कहते हैं जो सभी नियमों का क्या करे? पालन करे। आदर्श गैस वह गैस जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैस के नियम का पालन करता है, आदर्श गैस कहलाता है। वही PV बराबर RT। बताओ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P ना, अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। आई तीनों को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Tn ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn बटा P। इसी को हम क्या लिखेंगे? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, R आएगा, E इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? PV बराबर
इसी को आदर्श गैस समीकरण कहते। P दाब है, V आयतन है, N गैसों की मोलों की संख्या है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक, T परमताप है। तो फॉर्मूला क्या होता है? PV बराबर nRT। R का मान कितना? सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका मान होता है जूल पर मोल पर केल्विन। N का मान 1 ले लोगे तो PV बराबर क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। आदर्श गैस, आदर्श गैस उसे कहते हैं जो सभी नियमों का क्या करे? पालन। उसे कौन गैस कहते हैं? आदर्श गैस कहते। आदर्श गैस उसे कहते हैं जो गैस के सभी नियमों का क्या करे? पालन। बताओ ऐसा कोई गैस नेचर में संभव है? अरे ऐसा कोई गैस नेचर में संभव है? ऐसा कोई भी गैस नेचर में संभव नहीं है जो सभी नियमों का पालन करे। कहता आदर्श गैस उसे कहते हैं जिसमें जिसको दबाया ना जा सके, असंपीड्य हो। आदर्श गैस उसे कहते हैं जिसकी श्यानता 0 है, मतलब जिसके कणों के बीच टक्कर ना हो। आदर्श गैस उसे कहते हैं जो नगण्य स्थान छेकता हो। बताओ ऐसा कोई गैस है जो नगण्य स्थान छेकता हो? ऐसा कोई गैस है? लेकिन मजबूरी में CO प्लस CO और H2 या कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को आदर्श गैस मान लिया गया मजबूरी में, जबकि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। गैस है तो टक्कर होवे करेगा, जगह छेकवे करेगा। बोलन रे, आदर्श गैस एक आइडियल गैस है, वो रियल में संभव नहीं है। कहते वह गैस एक सब गुण पॉजिटिव होगा, वह गैस जिसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल कितना हो? 0 तथा नगण्य स्थान घेरता हो, आदर्श गैस कहलाता। वस्तुतः आदर्श गैस काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहार में संभव नहीं। बताओ गैस का जो गति होता है इधर उधर का गति होता है कि निश्चित दिशा में होता है? इधर उधर का गति होता है, उसको हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। कहते हैं आदर्श गैस में बड़ी संख्या में एक समान अणु होगा, घर्षण नहीं होगा, नगण्य स्थान छेकेगा। आदर्श गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना उसके अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। आदर्श गैस के अणु न्यूटन के गति के नियमों का पालन करते हैं तथा अनियमित अथवा यादृच्छिक गति, इधर उधर की गति, रैंडम मोशन करते हैं। आदर्श गैस के अणुओं को बल का अनुभव कर केवल कॉलिजन यानी टक्कर के समय होता है, उनके संघट्ट में यानी टक्कर में नगण्य समय लगता है। मतलब जो टकराएगा अणु उसमें नगण्य समय लगता है। यह आदर्श गैस, जब नगण्य समय नहीं लग रहा है, खट 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 टकरा जाता है। लेकिन रियल में क्या ही संभव है? कहते हैं आदर्श गैस के अणु मध्य आकर्षण बल 0 होने के कारण ठोस अथवा द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बताओ ठोस के तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा ना होता है, अगर आकर्षण 0 है तो ठोस और द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है क्या? इस आधार पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और हीलियम को आदर्श गैसों के समीप माना जाता है और इन्हें अस्थाई गैस कहा जाता है, क्योंकि इन गैस को द्रव का द्रवीकरण, मतलब इस गैस को द्रव में बदलना जटिल होता है, जल्दी यह द्रव में बदलेगा नहीं। ये क्वेश्चन है किस ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन दुगुना हो जाएगा यदि दाब अपरिवर्तित रहे। एक चीज ध्यान रखना, एक सवाल बनाते समय अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बताओ, टेम्परेचर है तो सीधा रिलेशन की उल्टा रिलेशन? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होगा। हम बोले टेम्परेचर रिलेशन में होगा, सीधा की उल्टा? तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? V1 बटा V2 T1 बटा T2 हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, हम बोले प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में टेम्परेचर रिलेशन में नहीं है, तो उल्टा रिलेशन के सीधा उल्टा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 बटा P2। नहीं समझा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच सीधा रिलेशन के उल्टा। अरे ऐसे हम लोग करते हैं ना रे दोस्त, PVT BCG। यहां P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहां V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है।
बोलो। यहां आओगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है जब क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन होगा। और जहां टेम्परेचर होगा रिलेशन में सीधा रिलेशन होगा, जहां टेम्परेचर नहीं होगा उल्टा रिलेशन होगा। अब हमको ये बताओ दोस्त मेरे कि कह रहा है यहां दाब अपरिवर्तित है, मतलब दाब कांस्टेंट है। तो दाब कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2 लगेगा। तब तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, बॉयल्स लगाएंगे, चार्ल्स लगाएंगे। अब हमको बताओ, कहता किस ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन दुगुना हो जाएगा। तो T1 मान लो 17 डिग्री सी, इसको केल्विन में बदलो, कितना हो जाएगा? 290 डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, फिजिक्स में पढ़िएगा। आप कह रहा है V1 कितना, V2 कितना, T1 कह रहा है 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन जो होगा, मान लीजिए 17 डिग्री सी पर आयतन भी है, तो कह रहा है कितने ताप पर यह दुगुना हो जाएगा? T2 बराबर व्हाट जब V2 बराबर कितना हो जाएगा? 2V। देखो क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किस ताप पर किसी गैस के 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन दुगुना हो जाएगा। तो 17 डिग्री सी पर मान लेते हैं भी है, तो कह रहा है किस ताप पर यह दुगुना हो जाएगा। बस पुट द वैल्यू, V1 के जगह पर क्या लिख दें? V। V2 के जगह पर क्या लिख दें? 2V। या T1 के जगह पर क्या लिख दें? इस फॉर्मूला में से केल्विन में लगेगा, T2 निकालना है। ई गया, T2 बराबर कितना हो जाएगा? 29 दूनी 58, 580 केल्विन ना। और डिग्री सी में निकालना होगा तो 273 घटा देंगे, 580 या माइनस 273 जो आएगा वो डिग्री सी हो जाएगा। बोलो। कह रहा है किस ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन दुगुना हो जाएगा। दाब अपरिवर्तित रहे। दाब अगर अपरिवर्तित है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच सीधा रिलेशन के उल्टा, तो V1 बटे V2 बराबर T1 बटे T2। अब यहां से ये फॉर्मूला लगा दिया, आंसर निकाल। पहले मान लिया कि भैया T1 17 डिग्री सी पर भी है, तो कह रहा है T2 जब 2 भी हो जाएगा T2 कितना हो जाएगा, लगा दिए, यू विल गेट द आंसर। विसरण क्या होता है? घुलने मिलने का गुण। क्या करने का गुण? जैसे गैस में घुलने मिलने का गुण होता है सबसे ज्यादा। तो बताओ, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व कि निम्न घनत्व से उच्च घनत्व? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, या यूं कहें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जो गैसों का प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। उच्च सांद्रता से या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में जो गैसों का प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। बताओ, ताप अधिक होगा तो विसरण ज्यादा की कम? ज्यादा ना। गरम खाना का गंध इसीलिए ना तेजी से फैलता है। बोलो। इत्र की बोतल से खुशबू का आना, इत्र की बोतल में जो इत्र होता है वो अधिक घनत्व में होता है और कम घनत्व में फैलने की कोशिश करता है, अपने आप खुशबू फैलता है। मलमूत्र की गंध का नाकों तक पहुंचना, तो वहां गैसों का घनत्व ज्यादा होता है, इधर कम होता था, उच्च से निम्न में फ्लो कर जाता है। बोलो, ये सब क्या है? विसरण है। विसरण गैस में ज्यादा कि द्रव में कि ठोस में? ताप बढ़ाएंगे तो विसरण। वेरी गुड। कहते हैं विसरण शब्द लैटिन भाषा के डिफ्यूंडर शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ है फैल जाना, टू स्प्रेड आउट। परमाणुओं अथवा अणुओं के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों क्षेत्रों की सांद्रता क्या ना हो जाए, समान। जल में स्याही की बूंद डालने पर स्याही के अणु जल के अणुओं के मध्य विसरित होंगे। समांगी मिश्रण बनाएगा कि विषमांगी? अरे विषमांगी तो वह पानी या किरोसिन। जल में स्याही देंगे, पूरा पूरा घुल मिल जाएगा। समांगी की विषमांगी? समांगी बनाएगा। फिर कहता है गैसों का विसरण के लिए ग्राहम ने नियम दिया था। किसने नियम दिया था? किसी गैस के अणुओं द्वारा स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया को गैसों का क्या कहते हैं? विसरण। विसरण की दर, इकाई समय में विसरित गैसों का आयतन। बताओ तो आयतन जितना ज्यादा होगा, गैस जितना ज्यादा होगा, विसरित उतना ज्यादा होगा कि कम?
कहते हैं इकाई समय में विसरित गैस का आयतन को विसरण की दर कहते हैं। एकांक समय में जो गैस विसरित होगा उसे विसरण की क्या कहते हैं? दर। इसे किसी क्षेत्र से होकर विसरित होने वाली गैस की मात्रा तथा इसके लगने वाले समय के संदर्भ में निम्नवत प्रदर्शित किया गया है। विसरण की दर बराबर किसी क्षेत्र से विसरित होने वाले गैस की मात्रा आप बटा क्या? समय। दर कह रहा तो बटा समय नहीं होगा। जितना गैस विसरित हुआ प्रति सेकंड उसी को ना दर कहेंगे। ग्राहम का विसरण नियम है। थॉमसन ग्राहम ने 1848 ईस्वी में गैसों के विसरण से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दर आर गैस के घनत्व के वर्गमूल का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डी। बताओ इसको लिख सकते हैं R1 बटा R2 बराबर अंडर रूट ऑफ D2 बटा D1। अरे उल्टा ना है। तो कहते हैं दोस्त मेरे R1 बटा R2 बराबर D2 बटा D1। अगर द्रव्यमान के टर्म में लेंगे तो R1 बटा R2 बराबर M2 बटा M1, जहां M क्या है? मोलर द्रव्यमान है, अर्थात द्रव्यमान है। यही है गैसों का विसरण का नियम। एक लाइन में आप समझिए, लिखिएगा। तापमान बढ़ने से गैसों का विसरण बढ़ता है। तापमान बढ़ने से गैसों का विसरण क्या होता है? बढ़ता है। तापमान बढ़ने से गैसों का विसरण क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, विसरण लिखे ऐसे डैश दीजिएगा। गैस का सबसे ज्यादा, द्रव का उससे कम, ठोस का सबसे कम। विसरण का उदाहरण कर्म खाने की गंध, इत्र की खुशबू का फैलना, मल मूत्र की गंध तक का नाक तक पहुंचना। मल मूत्र की गंध का नाक तक पहुंचना। इस सब क्या है? कल पूछ लेना दोस्त, आज लेट हो गया है। लिखे विसरण सबसे ज्यादा किस में? उससे कम द्रव में। और सबसे कम किस में? ठोस में। बताइए, कुछ करना नहीं है। PVT BCG बोलो रे। ई दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली? इनवर्सली। आई ई पक्का। आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। एवोगाड्रोस नियम क्या है? भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एन। और आर को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं, जिसका मान 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है? कि अलग अलग दाब जो होगा, अलग अलग दाबों का जो योग होगा वो कुल दाब के बराबर होगा। और सिर्फ किस पर लागू होता है? CO प्लस H2। अब विसरण जब भी होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, उच्च से निम्न। और विसरण के लिए नियम किसने दिया था? ग्राहम ने। किसने दिया था? किसने दिया था? तापमान बढ़ेगा, विसरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लियर? लाओ बता ही देते हैं, जल्दी ला। लेट नहीं करो, चला लंबा जाम होगा ना, तो कहेगा पूछे बताए नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या? कल बता देंगे, लंबा है। बोलोगे तो लाओ, रू बता ही देते हैं। लाओ ये क्वेश्चन, अपने जगह बैठो, 1 मिनट लगे बता ही देते हैं। तुम कहेगा सर टाल दिए।
कितना नंबर? 11 नंबर। भाग चुट्टा, इतना सड़ा हुआ सवाल नहीं बनता है तुम लोग से। 11 12 न रे, बोलो न रे। अच्छा 12 पहले देख लो। PbO2 4HCl, this will give PbCl2 plus 2H2O प्लस Cl2। करा ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है? सड़ा हुआ सवाल है। ऑक्सीकृत कौन होगा, यही सवाल है। ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है? ऑक्सीकृत वो होगा, कौन होगा ऑक्सीकृत, यही सवाल है रे। 12 नंबर कह रहा है ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है। तो ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। तो देखो तो एकरा में ऑक्सीजन केकरा में जुट रहा है, एकरे में ना जुट रहा है। एकरा में जुट रहा है, केकरा से हट रहा है, एकरा में जुट रहा है। तो HCl आंसर। अरे ऑक्सीकृत होने वाला मतलब ऑक्सीजन जुटने वाला ना। तो एकरा में जुट रहा है, HCl में देखो जुट के IH2O बन रहा है। तो ऑक्सीजन एकरा में जुट रहा है क्या? एकरा में क्या हो रहा है, हट रहा है ना। आंसर बता क्या होगा? 35 में क्या हो गया? 11 भी देख लो, अगर 35 भी देख देते हैं। पगला है कि नहीं, सड़ा हुआ सवाल है। ZnO प्लस C, दिस विल गिव 2Zn प्लस CO2, यही सवाल है। एक और है, बताओ किसका क्या हो रहा है, बताओ किसका क्या हो रहा है। एकरा से ऑक्सीजन हट रहा है, हट रहा है तो ये अवकरण हो रहा है। अवकरण का ही दूसरा नाम क्या है? एकरा में ऑक्सीजन जुट रहा है, एकर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ आंसर ठीक कर लो। आंसर ये नंबर दिया है, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। कि जिंक ऑक्साइड का ना अवकरण हो रहा है कि जिंक का हो रहा है? तो ZnO जिंक ऑक्साइड कर लो। जब भी होगा रिएक्टेंट का ही ऑक्सीकरण अवकरण होगा, प्रोडक्ट का ऑक्सीकरण अवकरण नहीं होगा। तो जिंक का होगा कि जिंक ऑक्साइड का होगा? जिंक ऑक्साइड का। कार्बन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा? समझा? एक और बचा वो कल बता दें, ऐसे ही पूछ लेना लास्ट। थैंक यू वेरी मच।